नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं आपके साथ आद्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं आज कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। कांटी थाना की पुलिस ने सदातपुर ओवरब्रिज के समीप से 2 अपराधियों को हथियार और चरस के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर न्यायालय में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 8 फिल्मी हस्तियों पर ड्रग्स मामले में परिवाद हुआ दायर। और बोचहां थाना क्षेत्र कर्णपुर गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को अपने पिता को पीटने के आरोप में पेड़ से बांधकर की पिटाई। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदातपुर ओवरब्रिज के समीप से छापेमारी कर 2 शातिर अपराधियों को हथियार और चरस के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर ओवरब्रिज के समीप से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 300 ग्राम चरस भी बरामद किया है। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए पश्चिमी डीएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सूचना के आधार पर कांटी थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने सदातपुर ओवरब्रिज के समीप से 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोहम्मद कमरुद्दीन मियां उर्फ मकड़ा व रामनाथ सहनी को एक देशी कट्टा 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और लगभग 800 ग्राम चरस बरामद किया है। कांटी थाना अंतर्गत हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि 2 अपराधी जो पहले भी अपराध कर चुके हैं और अपराध जगत में पहले भी उन पर केसेस हैं, वो 2 अपराधी एक सदातपुर ओवरब्रिज है उसके नीचे खड़े हैं और उनके पास गांजा या चरस किस्म का कोई मटेरियल है जिसको वो बेचने की प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमें सूचना मिली थी कि हो सकता है उनके पास कोई अवैध कट्टा या कोई बंदूक मिल जाए। तो हम लोगों ने एक टीम गठित की एसएचओ कांटी के अंतर्गत के नेतृत्व में। उन्होंने तुरंत स्पॉट पे गए। वहाँ पे पहले तो उसको घेरा, उसके ओवरब्रिज के नीचे घेरने के बाद उसको दोनों अपराधियों को पकड़ा। सर्च करने में मालूम पड़ा कि इनके पास एक देसी कट्टा मिला है। जो रामनाथ सहनी है उसके पास से देसी कट्टा और एक गोली बरामद हुई है। और एक पुराना अपराधी है कमरुद्दीन, जिसका मकरा नाम से भी जाना जाता है, वो उसके पास से करीब 800 ग्राम का चरस का जैसा पदार्थ हमने उसके पास से बरामद किया है। पूछताछ में मालूम पड़ा कि वो वहाँ पे बेचने आए थे उसको, और अगर मौका मिलता तो कोई लूटपाट की घटना भी कारित कर सकते थे। तो और ये लोग अभी 1.5 महीना पहले ही बेल पे बाहर थे और इसके बाद इन्होंने प्लान किया था कि वहाँ पे जाके कोई इस तरह की घटना कर सकते हैं। मकरा क्या इतिहास है सर? मकरा पहले भी इस तरह की अपराध कर चुका है और बेसिकली ये चोरी के जो सामान होता है उसमें हैबिचुअली जो डील करते हैं जो लोग स्टोलन प्रॉपर्टी, उसका ये डीलर है। और पहले भी ये कट्टा दिखा करके आर्म्स एक्ट में भी अंदर गया है और बेसिकली लूटपाट या फिर चोरी के सामान में हैबिचुअली डील करता है। मुंबई ड्रग्स मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 8 फिल्मी हस्तियों पर परिवाद दायर किया। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा, सारा अली खान सहित कुल 8 के खिलाफ परिवाद पत्र दायर हुआ है। परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाते हुए बताया कि मुंबई में इन लोगों के द्वारा एक रेस्टोरेंट में ड्रग्स पार्टी किया गया। इतना ही नहीं, विदेशों से ड्रग्स मंगाकर खुद सेवन किया और अन्य लोगों को बेचा भी। इस कुकृत्य कार्य से देश की छवि खराब हो रही है। इन अभियुक्तों को सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है। देश के युवा युवतियां इनका अनुसरण करती हैं, जिससे काफ़ी ठेस पहुंचा है। वही दंडाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की तिथि 29 सितंबर को मुकर्रर की है। ये अपर मुख्य न्यायाधिकारी प्रथम पश्चिमी की अदालत में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के साथ साथ हमने दिया मिर्जा समेत कुल 8 के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आईपीसी की धारा 504, 506, 120 बी के साथ साथ 284 के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि इन लोगों के द्वारा कोका, जो मुंबई में एक रेस्टोरेंट है चाइनीज, उसमें ड्रग का पार्टी की गई। उतना ही नहीं, विदेशों से ड्रग ला करके सेवन ही नहीं किए बल्कि
जो अन्य अभियुक्त हैं बेचने का भी कार्य किए हैं और देश की छवि को खराब किया है। इतना ही नहीं, ये जो जितने लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं और अभिनेत्री हैं, लोगों का श्रद्धा इनके प्रति था, आदर का भाव था और इनको लोग आदर्श मानता था। लेकिन आम जनता और अन्य लोगों का जो है मैंने भावना को इन्होंने इस तरह के कुकृत्य करके ठेस पहुंचाया है। और इतना ही नहीं, देश के भी जनता के साथ खिलवाड़ किया है, देश के साथ खिलवाड़ किया है विदेशी ताकतों से मिलकर के। इन्हीं आरोपों को लेकर के मैंने मुकदमा दर्ज कराया है और सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने 29 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है। मुख्य रूप से आरोप क्या लगे हैं? मुख्य रूप से आरोप है कि लोग विदेशों से ड्रग ला करके सेवन भी किए, कार्यक्रम ड्रग का पार्टी किए और विदेशी ताकतों के हाथ में जाकर के इस देश की छवि को खराब करने, देश के आम जनता के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। मुजफ्फरपुर शहर के प्रथम मेयर स्वर्गीय समीर कुमार की पुण्यतिथि पर नगर निगम परिसर में स्वर्गीय समीर कुमार के प्रतिमा का अनावरण किया गया। बुधवार को नगर निगम परिसर में प्रथम मेयर समीर कुमार की निर्मम हत्या की दूसरी पुण्यतिथि पर नगर निगम परिवार के द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान दिवंगत समीर कुमार का पूरा परिवार मौजूद रहा। वर्षा रानी के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार बेहद भावुक नजर आया। समीर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण वर्षा रानी के द्वारा किया गया। माननीय मंत्री जी का, माननीय महापौर जी और उप महापौर जी का और जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, सभी लोग का सहयोग रहा है। उन सब लोग का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर जो आलोक जी हैं, वो समीर जी के छोटे भाई का फर्ज अदा किए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पर मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि निगम परिवार समीर कुमार को कभी भुला नहीं सकती। समीर कुमार जी जो शहर के प्रथम नागरिक थे, उनका निर्मम हत्या हो गई, जो आप लोग मीडिया में जान ही रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और ये तो घटना घटी और उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि हम भी नए थे, बताया गया कि भाई चूँकि शहर के प्रथम महापौर थे और इन्होंने इस नगर निगम के लिए बहुत कुछ किया है और इसका गवाह पूरा नगर निगम जानता है। उसी के मद्देनज़र एक श्रद्धांजलि और उन्हीं के याद में एक हम लोग मूर्ति स्थापित किए हैं नगर निगम परिसर में, जो उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं उप मेयर मानमर्दन शुक्ला समीर कुमार को याद करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि समीर कुमार के परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी के साथ हम लोग उस समय 2002 के बोर्ड में बैठक में थे, जब हम लोग के वह महापौर थे। बहुत ही कुशलतापूर्वक उन्होंने उस कार्यकाल को निभाया और उनके द्वारा किए गए कार्य को आज भी लोग सराहता है। हमारे महापौर के द्वारा उनकी मूर्ति लगाई गई, इसके लिए हम अपने महापौर के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के तरफ से भी देते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है हमारे महापौर के द्वारा। बाकी समीर जी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जहाँ भी है हम लोग को आशीर्वाद दे ही रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं। बस हम सब का काम है उनके परिजनों के साथ जैसे पहले थे वैसे आगे भी रहेंगे। बेनीबाद ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही 2 युवकों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिले में तेजी से बढ़ती क्राइम की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिसिया कार्रवाई को धत्ता बताते हुए अक्सर आपराधिक मानसिकता के लोग किसी न किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। एक ऐसा ही मामला जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद ओपी इलाके के एक गांव का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए SKMCH अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता के अनुसार वह शौच के लिए गई थी, तभी 2 युवकों ने चाकू के नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम पीड़िता ने वीरेंद्र और रंजन के रूप में बताया है। इधर मामले में बेनीबाद ओपी अध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। के बारे में से पता चला है कि जो है एक लड़का पीड़िता के ग्रामीण है, बगल का ही है, और एक लड़का उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी का है। शायद पहले से इन लोग का पूर्व का कुछ विवाद भी है आपस का। और एक लड़का जो सो जाती है, दोनों सो जाती हैं, तो लड़की के द्वारा बताया गया कि ये जो शौच के लिए घर के पीछे गई हुई थी, तो 2 लड़के के द्वारा जो है पकड़कर और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। उसके बाद इन लोग के द्वारा जो है आवेदन थाना पर दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की की क्या पोजीशन है?
लड़की तो अभी चिकित्सक महोदय द्वारा बताया गया कि लड़की नॉर्मल है, अभी तो उसको भर्ती कराया गया। करीब करीब हो गया 1 घंटा पहले 5-6 बजे जी। मेडिकल में इलाज चल रहा है? इलाज नहीं चल रहा अभी तो, उसका जो है जांच के लिए है। इलाज तो मैडम बोली कि इलाज क्या करे, अभी तो नॉर्मल स्थिति से कुछ हुआ है। आरोपी कौन कौन बनाया गया? आरोपी एक रंजन है और एक और लड़का। क्या गिरफ्तारी हो पाई है? एक की गिरफ्तारी हुई है। किसकी गिरफ्तारी हुई? रंजन की गिरफ्तारी हुई। आगे ये कार्रवाई था और आगे की कार्रवाई चिकित्सीय जांच पश्चात और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बकाये वेतनमान भुगतान की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। अस्पताल रोड स्थित संघ भवन से बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ने बकाये मानदेय राशि भुगतान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए आशा कार्यकर्ता सदर अस्पताल पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए। आशा कार्यकर्ता संघ के सदस्यों ने कहा कि राज्य में आशा कार्यकर्ता का शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो हमारे नीतीश कुमार जो 1 नंबर के घमंडी बने हुए हैं और आशा कार्यकर्ता के सहमति करते भी हैं और सहमति से वो भागते हैं, तो हम पूरे बिहार के आशा उनको इस बैनर और झंडा के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं। जे नीतीश जी, आप जो सुप्रीम कोर्ट तय किया था 21,000 रुपया आशा को मानदेय और अस्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के बारे में, उसको हम लोग पूरे बिहार के आशा आज एक एकताबद्ध होकर के जवाब देना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार, जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो पूरे बिहार में आज जो रोड पर पूरा निकली हुई है आशा, जो आपके समक्ष दिन रात एक करके रहती है, न उसको घर का ठिकाना है, न बच्चा का ठिकाना न है, न परिवार का ठिकाना है। और जब हम घर जाते हैं तो हमारे बाल बच्चा पूछते हैं जब मम्मी आज कितना कमा के लाई, तो हम भी नीतीश कुमार से जवाब मांगना चाहते हैं। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का यही घर से बाहर तक शोषण होता है। आशा कार्यकर्ता को पीएससी में जाइए तो वहाँ बैठने का जगह नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद पीएससी में बताया जाता है जो 50 रुपया आपका दाम है, जिला में बताया जाता है 100 रुपया दाम है, और वहाँ से आता है कुछ और हमारे आशा कार्यकर्ता के बीच कुछ पैसा नहीं जा रहा है। प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा था वो भी सही से नहीं जा रहा है। तो हम इस बैनर के तले, महासंघ गोप गुट के बैनर के तले हम जवाब मांगना चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि आप कान में जो तेल रख कर के सोए हुए हैं वो पूरे बिहार की आशा आपको देख रहा है, और जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं काम कर रहे हैं वो भी जनता जान रहा है, और वो जनता कह रहा है जो नीतीश कुमार आशा कार्यकर्ता का बहुत शोषण करता है। ऑल इंडिया सेंट्रल यूनियन के सदस्यों ने निजीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर शहर में प्रतिवाद मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। ऑल इंडिया सेंट्रल यूनियन के सदस्यों ने सरकार द्वारा निजीकरण करने के विरोध में शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर समाहरणालय पहुंचा, जहां यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति मजदूर विरोधी है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि सरकार मजदूर विरोधी मंशा को दर्शाता है। सरकार की नीतियों की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच गई है। इसके खिलाफ पूरे देश में ट्रेड यूनियनों की ओर से प्रतिवाद का कार्यक्रम है। हम एक्टू की ओर से आज आपके सामने सड़क पर हैं। हमारी ये मांग है कि सरकार निजीकरण की नीति को वापस ले, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना बंद करे, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन वापस ले, 44 कानून को निरस्त करने का फैसला वापस ले, तमाम स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे, न्यूनतम 21,000 रुपया मानदेय तय करे, हर हाथ को काम की गारंटी करे, सम्मानजनक रोजगार दे और तब तक बेरोजगारी भत्ता दे। सरकार निर्माण मजदूरों के निबंधन की गारंटी करे। तमाम स्कीम वर्कर जिसमें कि रसोईया, आशा, आंगनवाड़ी कर्मी हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे। प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा दे और लॉकडाउन के तहत भत्ता दे। इसके साथ ही तमाम बंद कर पड़े कल कारखाने जिसमें मुजफ्फरपुर का मोतीपुर चीनी मिल, बटलर, IDPL जो बंद पड़ा हुआ है उसको चालू करे।
रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर आमगोला स्थित शुभानंदिनी के परिसर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा दिनकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को आमगोला स्थित शुभानंदिनी के परिसर में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर संवाद और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। संवाद में शामिल अतिथियों और वक्ताओं ने रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य, अध्यात्म और काव्य कृति पर चर्चा करते हुए कहा कि दिनकर भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्य के वे गायक थे जिन्होंने युद्ध और शांति के साथ ही काम और काव्य पर भी बेहद उत्कृष्ट कार्य किया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है और हम जानते हैं कि दिनकर की पंक्तियों को हर स्थिति में, चाहे वह स्थिति वैचारिक हो, सामरिक हो, युद्ध का संदर्भ हो, शांति का संदर्भ हो, प्रकृति हो, राग हो, आग हो या मनुष्य की जिजीविका का संदर्भ हो, सब जगह उनकी पंक्तियों को उद्धृत करके हम एक ताकत, एक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उन्हीं की यह प्रसिद्ध पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इस तरह की सहजता के साथ, सरलता के साथ। लेकिन दिनकर केवल सहजता सरलता के कवि नहीं है, उनके भीतर राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ शौर्य, पराक्रम, ओज, आध्यात्मिकता, प्रकृति, प्रेम, अर्थात वह संपूर्ण विराट है जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के विकास के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में और वैश्विक बोध में काम आता है। ये समस्त भाव उनके भीतर हैं। इसलिए दिनकर जैसे बड़े कवि का स्मरण करने का अर्थ है कि हम अपने भीतर केवल मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, हृदय नहीं, आत्मा और चेतना को भी उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए, बल्कि बोध के उस शिखर पर ले जाने के लिए जो शब्दों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, लय के माध्यम से, छंद के माध्यम से हम अनुभूत करते हैं और मनुष्य के वैराट्य को ग्रहण करते हैं। दिनकर की प्रबंधात्मक कृतियों में केवल रश्मि रथी ही नहीं है, कुरुक्षेत्र भी है और महाकाव्यात्मक कृति 20वीं शताब्दी के कुछ एक महाकाव्यों के अंतर्गत उर्वशी महाकाव्य का जो विशिष्ट स्थान है वह केवल कामाध्यात्म के लिए ही नहीं, उसमें राष्ट्रीय बोध भी है, समर्पण भी है, निष्ठा भी है और देह से देहातीत हो जाने का एक भव्य और दिव्यतम भाव भी है। और ये सारे के सारे भाव कविता के जिस आरोह अवरोह के साथ प्रकट होते हैं वह आज भी हमें गुदगुदाती हुई पंक्तियां हैं। हम बारहा कहते हैं मनुष्य की उलझनों को देखकर कि रात यूं कहने लगा गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप फंसता फिर बेचैन हो जगता न सोता है। बल्कि यह भी कहते हैं कि जब समाज के साथ खड़ा होने का अवसर आता है, बुद्धिजीवी खामोश हो जाते हैं, लेखक खामोश हो जाते हैं, तब दिनकर की इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान
और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। बोचहां थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव में लोगों ने एक रोड रॉबरी करने वाले एक युवक को जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुधवार को बोचहां थाना क्षेत्र के कनीपुर उत्तरी गांव के निवासी संतोष कुमार को उसके ही गांव के लोगों ने कदम के पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई किया। ग्रामीणों का आरोप था कि यह शाम में बोचहां हाईवे पर रॉबरी की घटना को अंजाम देता है और स्मैक भी पीता है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह अपने पिता रीतलाल से स्मैक पीने के लिए पैसा मांग रहा था, और जब पिता रीतलाल सनी ने देने से इनकार किया तो फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। ग्रामीण जब पिता रीतलाल को बचाने गया तो गांव वालों के साथ भी गाली गलौज करने लगा। फिर गांव वालों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दिया। इधर मामले में पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें गांव वालों के द्वारा आरोपी की पिटाई की गई है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मूलतः यह पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद में ही दोनों पक्षों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था। थाना के संज्ञान में मामला आया है। आरोपी युवक जो है उसको गिरफ्तारी की गई है, और उसके बाद जो विधिक प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। स्मैक से भी जुड़ा मामला है। हम लोग डेफिनेटली उस बिंदु पर भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जाँच की प्रक्रिया में जो भी बिंदु सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करेंगे। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति का बैठक किया गया, जिसमें पार्टी से आधी आबादी को टिकट में आधी भागीदारी देने की
मांग की गई। बुधवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बताया कि हर बूथ पर सप्तशती का गठन किया जाएगा, जिनकी चुनावी जीतने की जिम्मेवारी होगी। सप्तशती में 2 जीविका, 2 पंचायत या वार्ड प्रतिनिधि, 1 आशा, 1 आंगनवाड़ी और 1 पहली बार मतदान करने वाली महिला वोटर होंगी। यह सप्तशती जनता को एनडीए सरकार की उपलब्धि बताएगी। नियमित चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये जिले की महिला मोर्चा की प्रथम कार्य समिति है और निश्चित रूप से आगे 2020 की चुनाव है तो हमारी संगठन कैसे मजबूत हो, हर एक बूथ पे महिला मोर्चा किस तरह पूरे दृढ़ता के साथ काम करे और हर एक बूथ पे हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जो कार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया जो कार्य है वो घर घर तक जन जन तक पहुँचाएँ और मतदान के समय में बहनें घर से निकले, ये भी हमारा एक लक्ष्य होगा। इसी इन मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए महिला मोर्चा इस कार्यक्रम में पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आधी आबादी का मतदाता प्रतिशत जो था वो बेहद कम था, घर से निकली ही नहीं उतनी महिलाएं वोट डालने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े महिलाओं? नहीं, महिला की परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ी है पिछले लोकसभा चुनाव में, आप देखे होंगे और फिर बढ़ेगी भी। हर एक बूथ पे हमारी जैसे सप्तऋषि बना हुआ है उसी आधार पे हम लोग सप्तशती का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारी जीविका दीदी, पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी, आशा दीदी और जो प्रथम बार मतदाता बहनें हैं उनको लेके हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं और उनकी यही भूमिका होगी कि घर घर तक वो जाएं, क्योंकि उनका कार्य उसी पोषक क्षेत्र के अंतर्गत होता है, वो लोगों से घुली मिली रहती है, तो वो लोगों के बीच जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को बताएं और लोगों को प्रेरित करें कि घर से निकले, मतदान क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है मतदान का, और घर से निकल के बूथ तक जाएं, मतदान करें। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि आधी आबादी का महत्व बेहद बड़ा है और जल्द ही महिला बिल भी पास कराया जाएगा। महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक है। ये बैठक शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक है। शासी बैठकों में हम लोग पुराने किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं और आगे आने वाले समय के लिए उनको कार्य बताते हैं कि कैसे क्या करना है। परंतु अभी जैसा कि सर्वविदित है कि चुनावी समय है, कभी भी बिहार में चुनाव का बिगुल बच सकता है, तो हम लोग इस दृष्टि से महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत ही योगदान रहता है और हम लोग हमेशा 100% महिलाओं का मतदान पाने में सफल होते रहे हैं। तो आज भी हम लोग, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लाजवंती झा जी भी यहाँ आई हुई हैं। आज उनका यहाँ से हुंकार बढ़ेंगी और महिलाएं पूरे जो जिले से आज यहाँ आई हुई हैं वो इनसे मार्गदर्शन लेके जाएगी, जो आने वाले समय में चुनाव में हमारे 11 सीट पर जीत का एक मूल मंत्र है। जिला परिषद स्थित होटल बसंत में जिला राजद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के स्मृति में शोक सभा तथा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को जिला परिषद मार्केट स्थित एक निजी सभागार में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की आकस्मिक मृत्यु को लेकर शोक सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बैठक में शामिल राजद कार्यकर्ता रघुवंश प्रसाद को याद कर बेहद भावुक नजर आए। पूर्व मंत्री रामविचार राय ने बताया कि रघुवंश बाबू की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उनका जाना एक अभिभावक का चले जाने के समान है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। रघुवंश बाबू को हम लोग उनके कार्यक्रम, उनके सिद्धांत, उनकी नीति, पार्टी की संगठन और पार्टी की वफादारी और नेता लालू यादव के प्रति और उनको किस तरह से कार्यक्रम और भाजपा को कैसे उखाड़ कर फेंकना है, हिंदुस्तान से सभी पार्टियों को एक करने की बात हमेशा रघुवंश बाबू किया करते थे और सब पार्टी एक हो जाए और भाजपा से लड़ाई लड़नी है, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। सारी चीज़ों पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनको स्मरण कर रहे हैं और उनके आदर्श, उनका संघर्ष हमेशा हम लोगों के नज़र में रहेगा। सहबाजपुर पंचायत के समुदाय भवन में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सहबाजपुर पंचायत के समुदाय भवन में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर सहबाजपुर पंचायत के मुखिया समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान मुखिया ने जिला परिषद अध्यक्ष का फूल देकर स्वागत किया।
शिलान्यास करने के बाद इंदिरा देवी ने कहा कि इस समुदाय भवन में शौचालय बन जाने से आसपास के लोगों को काफी सहायता मिलेगी। आजूर पंचायत में समुदाय के भवन के प्रांगण में जो हमारे 15वीं वित्त राशि आई है, जो 4 शौचालय, 1 समरसेबुल, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे नसरा बानो मुखिया जी उनके पति आपको इनायत जी और हमारे सरपंच साहब के साथ हम लोग आज इसका शिलान्यास किए हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरे मोर्चे के यूडीएस प्रत्याशी कुमारेश्वर सहाय ने सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में अपनी बात साझा की। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुकी है। एनडीए महागठबंधन के साथ एक तीसरा मोर्चा भी इस चुनाव में बड़ी उलटफेर कर सकती है। अगर हम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रत्याशी आमने सामने अभी तक नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबों के बीच एक ऐसे प्रत्याशी जो तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी धमक छोड़ रहे हैं, और ये यूडीए जो तीसरे मोर्चा बनकर उभरा है इस चुनाव में, उसके प्रत्याशी के रूप में सामने आ चुके हैं। आज हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं। वो परिचय के मोहताज हैं नहीं, उन्होंने अपनी राजनीतिक धुरी खुद बनाई है और बड़े बड़े पार्टियों से इनसे काफ़ी उम्मीद है। हमारे बीच आज मौजूद है कुमारेश्वर सहाय जी। आज उनसे बात करेंगे कि आखिर किन उम्मीदों के साथ और कौन सी ऐसी विचार है जो कि मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में ये लेकर जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले कुमारेश्वर जी, आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, मैं कुमारेश्वर सहाय। कुमारेश्वर जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने जा रहे हैं। आखिर आपकी मोटिव क्या है? हमारी मोटिव है जनता के बीच में जाने का, क्योंकि जनता पूर्व में और वर्तमान में 15 साल बनाम 10 साल जनता ने यहाँ 2 चेहरा को देख चुका है। दोनों चेहरा किसी ढंग से यहाँ के जनता के सामने सही नहीं उतरे हैं। उन लोगों ने जनता को छलने का काम किया है, और हमारे नेता जो यूडीए के हैं यशवंत सिन्हा जी ने, वो बिहार में पहली बार अपना पैर रखा है, और वो 15 साल बनाम 15 साल की दोनों जो चेहराएँ हैं उनको धूमिल कर उसने अपने बिहार में उन्होंने अपना पैर रखा है। अच्छा, जहाँ तक हम मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखेंगे और जनता में क्या प्रोजेक्ट करेंगे? मुजफ्फरपुर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ लूट खसोट हुआ है। वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं माननीय सुरेश शर्मा जी, सह मंत्री भी हैं, उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। उन्होंने नगर निगम पर भी कोई अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन विकास कुछ नहीं किया। जल जमाव सबसे बड़ी मुद्दा है। यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है जल जमाव से। जल जमाव के नाम पर उन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया है। हर जगह पानी बरसता है, जल जमाव हो जाता है, चाहे दुकान हो, घर हो या रोड पर चलने वाले आदमी हो। उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन नगर विकास आवास मंत्री थे, वो चाहते स्मार्ट सिटी का प्रलोभन दिया जनता को। स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले बार चुनाव जीत लिए। जनता को दिए क्या? जल जमाव दिए। क्या हर ढंग से जनता को अपने बीच में आकर कोई बात कहे, कुछ नहीं। कोरोना काल हुआ, भाग गए। बरसात है, भाग जाते हैं, जनता के बीच में आते ही नहीं है। उसके पूर्व में जो विधायक थे, उन्होंने भी जनता को ठगने का काम किया। 15 साल उन्होंने राज किया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। जनता ने 2 बार उन्हें निर्दलीय विधायक बनाया। जनता ने उनको दिल से अपनाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? जनता को छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने शहर को गिरवी रख दिया और अपने आप को बाहर लेकर चले गए। इसलिए विकास के नाम पर दोनों चेहरा को जनता अब छोड़ देगी। तीसरा विकल्प के रूप में मैं कुमारेश्वर सहाय जनता के बीच में आया हूँ।
जनता ने मुझे चुनाव में लड़वा रहे हैं और जनता के बहुत बड़ा तबका मेरे साथ है। ये समय बताएगा कि चुनाव में क्या होना है नहीं। अच्छा कुमारेश्वर जी, एक और सबसे अहम सवाल आपका ये है कि जहाँ तक आपने बताया कि 15 साल बनाम 10 साल इन लोगों से जनता उठ चुकी है। आखिर इन लोगों का चेहरा वर्षों से लगातार आमने सामने रहा है, तो इन लोगों का चेहरा कितना मतलब लोग जनता जो है यहाँ की इसको कैसे इस बार देखेगी? ये हमसे बेहतर आप जानते हैं जनता किस तरह से देखेगी इनको। जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। अब ये लोग किस मुंह से जनता के पास जाएंगे ये तो वो और जनता समझेगी क्या करना है। हमसे आपसे बेहतर जनता है, जनता ही मालिक होती है और जनता बताएगी, उनसे हिसाब लेगी कि आपने क्या किया है, उसका आप हिसाब दे दो हमको। जब देखिए हम ही हैं, क्यों भाई? और जनता नहीं है क्या? और नेता नहीं है क्या? जनता अपना फैसला इस बार तय कर रखी है। घूमने के लिए बहुत उम्मीदवार आएंगे और जाएंगे। इस बार चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? इस बार जो चुनाव है आम लोगों के बीच क्या एजेंडा रहेगा? मेरा पहला मुद्दा शहर के लिए जल जमाव होगा। जो जल जमाव की समस्या बताने की जरूरत नहीं है, जनता जान रही है, जनता झेल रही है, जनता महसूस कर रही है कि कहाँ तक ले गए हैं मुजफ्फरपुर को। स्मार्ट सिटी के नाम पर, नगर निगम के नाम पर, अपने स्वार्थ के नाम पर जनता कहाँ जनता को ले गए हैं ये जनता जान रही है। इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता ही बताएगी। अभी तो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, आचार संहिता की घोषणा होगी, इसके बाद एक युद्ध स्तर पर सारे नेता लगेंगे। इन सबों जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के वोटर होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उसको किस तरीके मतलब उनके सामने क्या प्रोजेक्ट करेंगे? उनके सामने मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना, वही तो मुझे प्रोजेक्ट किए हैं। मुझे वही बुद्धिजीवी लोग ही प्रोजेक्ट किए हैं। मुझे लड़ना है, मुझे क्या करना है डिसाइड हमारे गार्जियन को करना है, मुझे नहीं करना है। और बात रहा विकास के मुद्दा पर, तो आपका एयरपोर्ट घोषणा हुआ, पता ही एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने थे, हमारे बिहार के मंत्री सुरेश शर्मा जी थे, और एयरपोर्ट को लाया कहाँ? दरभंगा। उसके पहले बना है एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में, लेकिन चला गया दरभंगा में। एम्स की बात हो रही थी कि तत्काल एम्स का दर्जा SKCF को दिया जाएगा, और नया एम्स निर्माण दरभंगा में हो रहा है। मंत्री बिहार के में मुजफ्फरपुर के मंत्री हैं, असुविधा मिली दरभंगा को, तो भैया अभी दरभंगा जाकर चुनाव लड़ो, क्यों मुजफ्फरपुर की जनता को बुर्बक बना रहे हैं? आप जहां काम कीजिएगा वहीं तो वोट मांगिएगा। कहाँ काम कर रहे हैं? वोट कहीं और मांग रहे हैं, जवाब जनता देगी। ये थे तीसरे मोर्चे के UDS के प्रत्याशी कुमारेश्वर सहाय जी। इनका दावा है कि इस बार बुद्धिजीवी वर्ग ने ही इन्हें इस विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से खड़ा किया है, और दावा है इनका कि इस बार जनता पुराने जितने भी नेता हैं उनको नकार देगी। अपने सहयोगी संदीप के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।